नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का एएनबी न्यूज के स्पेशल बुलेटिन में। कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी आज कर्नाटक के मंड्या में पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुई। राहुल के कंधे पर हाथ रखकर मां का स्वागत किया और इसके बाद यात्रा में मौजूद महिला नेताओं ने सोनिया गांधी का हाथ थाम लिया। करीब 15 मिनट तक पैदल चलने के बाद राहुल ने सोनिया को वापस कार में भेज दिया। हालांकि कुछ देर आराम करने के बाद सोनिया गांधी फिर से पैदल यात्रा में शामिल हो गई हैं। सोनिया 1 महीने पहले ही कोरोना से उबरी हैं। अभी उनका स्वास्थ्य पूरी तरह से ठीक नहीं है। वहीं दूसरी ओर बात कर रहे हैं कर्नाटक की, तो दक्षिण भारत का कांग्रेस से गहरा नाता है। कर्नाटक से सोनिया गांधी का भी काफी अच्छा संबंध है। जब कभी गांधी परिवार पर राजनीतिक संकट आया है, तब दक्षिण भारत ने उसे मुश्किल से उबारा है। भारत के दिवंगत प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भी दक्षिण भारत की सीटों से लोकसभा चुनाव लड़ा है। इमरजेंसी के बाद जब इंदिरा गांधी की सरकार चली गई थी, तो 1980 में जब उन्हें एक सुरक्षित लोकसभा सीट की जरूरत थी, ऐसे में उन्होंने कर्नाटक के चिकमंगलूर से चुनाव लड़ा था। इंदिरा गांधी ने आंध्र प्रदेश के मेंढक और यूपी के रायबरेली से भी नामांकन दाखिल किया था। हालांकि बाद में उन्होंने रायबरेली की सीट छोड़ दी। सोनिया गांधी ने भी कर्नाटक के बेल्लारी सीट से चुनाव लड़ चुकी हैं। 1999 के लोकसभा चुनाव में सोनिया गांधी को उत्तर प्रदेश की अमेठी सीट से हारने का डर था। ऐसे में उन्होंने बेल्लारी से नामांकन दाखिल किया था और अपने नामांकन को लेकर गोपनीयता रखने की कोशिश की। हालांकि बीजेपी को यह बात पता चल गई थी और उन्होंने सोनिया के खिलाफ सुषमा स्वराज को मैदान में उतार दिया था। सुषमा स्वराज इस सीट से 56,000 वोटों से हार गई थीं। यही नहीं, जब 2019 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी को लगा कि वो अमेठी से चुनाव हार जाएंगे, तो उन्होंने केरल के वायनाड को चुनाव लड़ने के लिए चुना। इससे ये साफ जाहिर है कि दक्षिण भारत से कांग्रेस का गहरा नाता है और जब भी कभी कांग्रेस पर संकट आए हैं, तो दक्षिण भारत ने ही उस संकट से कांग्रेस को उबारा है। अब एक बार फिर से कांग्रेस जो है वो दक्षिण भारत की ओर रुख कर रही है। भारत जोड़ो यात्रा के जरिए ये भारत को जोड़ने की कोशिश, साथ ही साथ चुनावी दांव भी यहाँ पर कांग्रेस की ओर से चला गया। चलिए, तो इसी पर चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। अश्विनी शाही जी, प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ मौजूद हैं। रतन तिवारी जी, प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ मौजूद हैं और डॉक्टर इंदुकांत दीक्षित जी, वरिष्ठ पत्रकार के रूप में हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है एएनबी न्यूज पर। सबसे पहले रतन तिवारी जी, आपके साथ मैं बुलेटिन की शुरुआत और इसी सवाल के साथ। सोनिया गांधी आज भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुई और यह भी कहा जा सकता है कि बतौर अंतरिम अध्यक्ष ये उनका शायद आखिरी सबसे बड़ा जो कार्यक्रम है वो होने जा रहा है। आज का जो कार्यक्रम है वो है, क्योंकि उसके बाद कुछ समय बाद अब कांग्रेस को अपना अध्यक्ष मिल जाएगा। सबसे पहले आपके न्यूज पे इस शो को देख रहे तमाम और आप सभी का मैं वंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं जी। जैसा कि आपने देखा कि श्रीमती सोनिया गांधी जी की स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा है। खुद भी वो मंदिर में दर्शन करने गई, उसके बाद दर्शन करने के बाद आज पदयात्रा में शामिल हुई। वह कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष है। आपने कहा कि हो सकता है उनका ये कार्यकाल खत्म होने जा रहा है, लेकिन कोई चिंता नहीं है। हमारी नेता है, हमारी नेता रहेंगी। और एक चीज और कह देता हूं, जब सोनिया गांधी जी ने मोर्चा संभाला, भारतीय जनता पार्टी का सफाया हुआ है। 2004 में शाइनिंग इंडिया का नारा दिया गया था। सोनिया गांधी जी ने मोर्चा संभाला, उस शाइनिंग इंडिया को इस हिंदुस्तान की जनता ने उखाड़ के फेंका। 2004 में कांग्रेस पार्टी ने सरकार बनाई। आज वही इतिहास दोहराया जा रहा है। आज राहुल जी के साथ लाखों से लाखों लोग जुड़ते चले जा रहे हैं, जुड़ते चले जा रहे हैं। ये संकेत है कि आने वाले समय में इस देश में लोग एकता चाहते हैं, भाईचारा चाहते हैं और नफरत से आजादी चाहते हैं। इसलिए लोग कांग्रेस के साथ जुड़ रहे हैं। जी।
ठीक है। अश्विनी शाही जी, बीजेपी को जिस तरीके से रतन जी कह रहे हैं कि इससे दिक्कत हो सकती है क्योंकि सोनिया गांधी ने अब मोर्चा संभाल लिया है, 2004 का उन्होंने जिक्र किया है इसको लेकर। देखिए मुस्कान जी, सोनिया जी के एक अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हुए मैं उनको शुभेच्छा देना चाहता हूं। सोनिया जी ने आज यात्रा संभाला। हमारे रतन भाई ने बहुत बढ़िया लाइन कहा अभी कि जब जब सोनिया जी ने मोर्चा संभाला है भाजपा का सफाया हुआ है। इसमें दो बातें देखने वाली हैं रतन जी, मुस्कान जी थोड़ा सा गौर करिएगा जी। जब जब संभाला है तब तक भाजपा का सफाया हुआ, यानी कि 2004 की बात कर रहे हैं। सफाया तो कि सीताराम केसरी जी का भी करके आई थी, जो उनको बाहर फेंका था वहां से कार्यालय से निकालकर। दूसरी बात, ये यात्रा किसके नेतृत्व में है? राहुल गांधी के नेतृत्व में है और ये मोर्चा राहुल गांधी ने संभाला है। सोनिया जी 3 दिन के लिए गई हैं, ये मोर्चा नहीं संभाला है, ये भी हमारे भाई रतन जी को ध्यान देना चाहिए, पहली बात। और राहुल जी ने तो जितनी यात्राएं, देवरिया से दिल्ली की यात्रा याद होगी मुस्कान जी आपको, जिसमें चारपाई इनके स्वयंसेवक लेके भाग गए थे, इनके कार्यकर्ता। उस बार 39 सीट से 7 सीट पर आ गई थी। आने का रिकॉर्ड रहा है राहुल गांधी का, देवरिया से दिल्ली यात्रा। दूसरी यात्रा मैं बताना चाहूंगा, तेलंगाना में किया, सरकार चली गई। आंध्रा में किया, सरकार चली गई। और एक यात्रा और हुई थी, कहां पर? ट्रैक्टर 3000 रैली निकाले थे पंजाब में, अभी लेटेस्ट सरकार चली गई। तो ये राहुल जी की वो यह है, और सोनिया जी 3 दिन के लिए गई हैं। तो अब ये बताइए, तीसरी चीज मैं जोड़ रहा हूं रतन जी, कि ये कब आएंगी आपकी आदरणीय महासचिव प्रियंका जी, कब आएंगी? वो तो कहीं दिख नहीं रही हैं। इंदुकांत जी बड़े ही अच्छे हमारे मित्र भी हैं और समीक्षक भी हैं। इंदुकांत जी से अपेक्षा करूंगा कि प्रियंका जी पर थोड़ा सा फोकस भी करें कम से कम, कि कब आएंगी वो, यात्रा में शामिल होंगी या नहीं होंगी, और अगली लड़ाई किससे होने जा रही है, राहुल कांग्रेस या प्रियंका कांग्रेस? क्योंकि ये त्याग के जो देवता हैं, इसको अध्यक्ष चुनाव से मैं जोड़ के देखना चाहता हूं। मुस्कान जी, बड़ा दिलचस्प चीज आपको बता रहा हूं। आज सोनिया जी गई हैं इनकी यात्रा में 2000 करते हैं कि वो की देवी थी। उन्होंने किताब देखा, लिखा हुआ है कि 2004 में सोनिया जी ने कोई त्याग नहीं किया था। राहुल गांधी जी ने उनको 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया था कि आप प्रधानमंत्री नहीं बनेंगी, और वो प्रधानमंत्री नहीं बनी। उन्होंने ये कहा था राहुल जी ने कि मैं इसके लिए किसी भी हद तक जा सकता हूं, और वो एक बाल सुलभ चेष्टा थी। और उनकी चीज को नटवर सिंह जी ने गलत नहीं कहा, मैं भी गलत नहीं कहता हूं, क्योंकि उनकी दादी, उनके पिताजी शहीद हुए थे प्रधानमंत्री रहते हुए, तो एक पालक की चेष्टा हो सकती है, मगर वो त्याग की देवी नहीं थी। और आज 8 या 9 पीसीसी ने उनके लिए प्रस्ताव भेजा, के बाद उन्होंने मना किया। तो आज अभी देखिएगा, कांग्रेसी हमारे भाई रतन जी कई साल तक चिल्लाएंगे राहुल जी ने त्याग कर दिया, कांग्रेस अध्यक्ष पद का त्याग कर दिया, और हम लोगों ने मल्लिकार्जुन जी को बना दिया। ठीक है, तो ये सब इनके यहाँ चलता रहता है, ये ड्रामा नाटक चलता रहता है। अश्विनी भाई, कांग्रेस रतन इतिहास है जी। जी मुस्कान जी, बोलूं? जी जी रतन जी, मैं अश्विनी जी को बता देना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी का एक बहुत पुराना और बहुत बड़ा इतिहास रहा है। एक बार नहीं, 3 बार सोनिया जी ने प्रधानमंत्री पद की कुर्सी को ठोकर मारा है, जिस कुर्सी पे चिपकने लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ललायित रहते हैं। मैंने रतन भाई, राहुल जी ने कई बार कहा है कि मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष मत बनाइए, बाहर के किसी व्यक्ति को, किसी कार्यकर्ता को कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाइए। कैसी बातें करते हैं? कांग्रेस के लोगों ने अपनी कुर्बानी दी है, अपना खून दिया है हिंदुस्तान को। नेहरू जी के 9 साल जो जेल में रहे वो भूल गए, राजीव गांधी जी की कुर्बानी को भूल गए, इंदिरा जी की कुर्बानी को भूल गए, महात्मा गांधी की कुर्बानी को भूल गए। आरएसएस और बीजेपी के लोग एक भी नाम बताइए जो हिंदुस्तान के लिए अपना एक बूंद खून बहाया हो। ठीक है रतन जी, शाही साहब भी कुछ कहना चाह रहे हैं। शाही साहब जल्दी से अपनी बात रखिएगा, उसके बाद मैं जाऊंगी दीक्षित साहब के पास। देखिए, एक बड़ा दिलचस्प चर्चा हो रही है। अभी मैंने कहा ना कि माननीय नटवर सिंह जी ने जो किताब लिखा उसमें इन लोगों की सच्चाई खोल कर रख दी उन्होंने, और फिर भी इंदुकांत जी उनको कह रहे 3 बार ठोकर मारा प्रधानमंत्री की कुर्सी को। तो ये है कांग्रेस की सच्चाई।
दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि कांग्रेस में अभी इन्होंने गांधी जी से लेकर और यहां तक की चर्चा की। कौन सी कांग्रेस जिसको गांधी जी आजादी के बाद बंद करना चाहते थे? कांग्रेस आई जो इंदिरा जी जब निकाली गई कांग्रेस से, उसके बाद उन्होंने कांग्रेस आर बनाया, और कांग्रेस आर बनाने के बाद उसका नाम कांग्रेस, वो कांग्रेस। एक आदमी का नाम ये बता दे जो आजादी के आंदोलन में जिसको फांसी हुई हो और कांग्रेस का सदस्य हो गांधी परिवार का। जगह आप ले लेंगे नहीं है, मतलब ताली पीटते हैं गांधी परिवार आजादी के आंदोलन में शहीद हुआ हो जी। ठीक है, चलिए इंदुकांत दीक्षित जी आपके पास मैं आना चाहूंगी और समीकरण जिस बात पर अभी बहस हो रही है उसी के बारे में जानना चाहूंगी। ये जो दाव भारत को जोड़ने का चला है, कांग्रेस ने भारत को जोड़ने का एक बात कही जा रही है जिसमें एकता कांग्रेस अपनी दिखा रही है। इस एकता के भाव से क्या चुनाव पर दाव लगाया जा सकता है? नमस्कार मुस्कान जी, मेरी आवाज आ रही है साहब? जी जी सुन पा रहे हैं, आपको अपनी बात रखें। जी सभी को नमस्कार जी। देखिए, ये पूरी की पूरी यात्रा राहुल गांधी को और उनके नेतृत्व में की जा रही है, और इस यात्रा का उद्देश्य जो है भारत जोड़ने की बात जो कांग्रेस ने रखा है पूरे देश के सामने। उस बीच में आपने देखा होगा जब यात्रा प्रारंभ हुई तो उसमें जिस तरह से सारे मुद्दों को देश के उन्होंने कांग्रेस के एजेंडे पे जो जो चीजें हैं उन्होंने उठाया, और उसको लेकर के लगातार राहुल गांधी आगे बढ़ते रहे। लेकिन अब इस बीच में आपने देखा होगा कि पिछले लगभग हफ्ते 10 दिन से इस यात्रा को लेकर के चर्चा थोड़ी कम हुई मीडिया में और देश में। तो जो भी एक स्ट्रेटजी होगी, एक पार्टी की अपनी स्ट्रेटजी होती है, तो उन्होंने सोनिया गांधी जी को आज इसमें इंक्लूड किया है और आज वो जा रही है। और चूंकि वो लगभग 20 वर्ष तक ऑफिशियली आधिकारिक तौर पे और एडॉक कार्यवाहक के तौर पे जो कार्यकारी के तौर पे वो अध्यक्ष रही हैं, तो उनकी जो पकड़ है पार्टी में, सभी जानते हैं कि कांग्रेस में पिछले करीब 20 साल से 2 दशकों से सोनिया गांधी की जो पकड़ है वैसी पकड़ किसी और की कांग्रेस में नहीं है कांग्रेस पर। तो उनका शामिल होना और इस यात्रा को और जोश देने की कोशिश करना, आगे बढ़ाना, ये बिल्कुल स्वाभाविक है कांग्रेस के लिए। और मैं व्यक्तिगत तौर पर यह मानता हूं कि राहुल गांधी जो यात्रा पे निकले हैं, ये उनको बहुत पहले इस तरह की यात्राएं करनी चाहिए थी, उन्होंने किया भी है। लेकिन इस तरह की कोई बड़ी यात्रा जिसमें पूरे देश में वो नीचे कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक की यात्रा करे, ऐसी पहली यात्रा उनकी है। तो मैं ये मानता हूं कि देर आयत दुरुस्त आयत। लेकिन इसमें जितना उत्साह, जितनी ऊर्जा, जिस तरह से चीजों को और जोड़ना चाहिए, उसमें जितनी उनको सफलता मिलनी चाहिए अभी नहीं दिख रही है। और इसमें सोनिया गांधी के जुड़ने से कुछ और चीजें ऐड ऑन होंगी, ऐसी उम्मीद की जाती है। जो अभी अश्विनी जी ने कहा है कि प्रियंका जी को भी कब शामिल करेंगे, ये बताना चाहिए कांग्रेस के लोगों को। देखिए, कांग्रेस अपने सारे पत्ते निश्चित तौर पर उन्होंने अपने रणनीति में रखी होगी, और जिस तरह से यात्रा में कहते हैं ना कि किसी चीज का ग्राफ होता है, जो साइंस में कि ग्राफ खींचा जाता है, तो उसमें एक चढ़ान थी, अभी स्थिरता आई, थोड़ा सा डाउनवर्ड ट्रेंड दिख रहा था, तो वहां पे उन्होंने इनपुट दिया सोनिया गांधी जी का, उसको फिर से अपवर्ड ले जाने के लिए ग्राफ को। लगेगा उनको, चूंकि यात्रा उनकी लंबी है, कि अब यहाँ पे फिर से कमी आ रही है या कठिनाई है, या यात्रा को जितना मोमेंटम मिलना चाहिए नहीं मिल पा रहा है, तो निश्चित तौर पर वो प्रियंका जी को भी लाने का प्रयास करेंगे। लेकिन मैं ये मानता हूँ मुस्कान जी, और खास तौर से रतन जी इस पे जरूर कुछ न कुछ अपना कमेंट करेंगे, अच्छा लगेगा, कि देखिए प्रियंका जी को जिस तरह से जिस समय उत्तर प्रदेश के इलेक्शन में एक्सपोज किया गया, वो उचित नहीं था। एक राजनीतिक प्रेक्षक के तौर पे, एक जर्नलिस्ट के तौर पे मैं ये मानता हूँ कि इंदिरा गांधी के बाद जो एक राजीव गांधी में जो एक लुक, राजीव गांधी का लुक जो आता है प्रियंका में, उसके लेकर के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह रहा है कि प्रियंका को अध्यक्ष बना दिया जाए या उनको लीड दिया जाए, उनकी लीडरशिप में चुनाव लड़ा जाए, तो कांग्रेस को बहुत फायदे होंगे। लेकिन तमाम कार्यकर्ताओं के मांग के बाद भी ये काम कांग्रेस ने किया नहीं, और उनको ले जाकर उत्तर प्रदेश के उस इलेक्शन में खड़ा कर दिया पार्टी का नेतृत्व करने के लिए, जहां कांग्रेस की कोई उम्मीद नहीं के बराबर थी। बिल्कुल। और उसका परिणाम देखिए
कि 1950-60 के दशक के बाद कांग्रेस का, मैं 60-70 के दशक के बाद का मैंने देखा है रिकॉर्ड से, मेरे ख्याल से आजादी के बाद कांग्रेस का वर्स्ट जो परफॉर्मेंस था वो 2022 के विधानसभा के इलेक्शन में, जिसमें उन्हें सिर्फ 2 सीटें मिली और परसेंटेज ऑफ वोट तो बहुत ही कम था, नोटा से भी कम था। तो ऐसे में मेरा ये मानना है कि जो प्रियंका गांधी का एक पॉलिटिकल ग्लैमर था और व्यक्तिगत तौर पे भी जो उनका एक आकर्षण था जनमानस के देश में, उसका उन्होंने बहुत नेतृत्व ने स्वयं बहुत कम कर दिया। उत्तर प्रदेश के इलेक्शन में उनको उतार करके और जिस तरह से उन्होंने नारा दिया कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, और उस नारे का कोई फायदा नहीं हुआ कांग्रेस को, न तो राष्ट्रीय स्तर पे। उत्तर प्रदेश में तो जो चुनाव के परिणाम में किसी को विश्लेषण करने की जरूरत नहीं है, वो स्वयं बताते हैं कि वो उनका जो जादू एक माना जाता था कि होगा, वो कहीं न कहीं काफूर हो गया, वो उसका महत्व घट गया। तो ऐसे में कांग्रेस के पास जितने अपने पास कहते हैं ना कि जो हथियार हैं जिनका उपयोग कर सकते हैं अपनी यात्रा को, अपने एजेंडे को, इस चीज को जनमानस तक पहुंचाने के लिए और पूरे देश के लोगों को कांग्रेस से जोड़ने के लिए, वो कितना सफल होगा ये वक्त बताएगा। और सोनिया जी के जुड़ने के बाद यात्रा में क्या मोमेंटम बढ़ता है ये तो 2-3 दिन में साफ हो जाएगा मुस्कान जी। लेकिन एक और मैं चीज जोड़ना चाहता हूं कि कांग्रेस के 2 राज्यों में अपनी सरकारें हैं, जो छत्तीसगढ़ और राजस्थान। और राजस्थान का जो वाकया हुआ, पॉलिटिकल टर्मोइल हम कहेंगे हुआ, और जिस तरह से वहां पे अध्यक्ष बनाते बनाते अशोक गहलोत जी को उनको बैकट्रैक करना पड़ा अपनी अनुशासनहीनता के चलते, उनके खिलाफ जिस तरह के केंद्रीय पर्यवेक्षकों ने अपनी टिप्पणियां दी, खुलेआम बताया प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके, उसके बाद अपने राज्यों में जो सत्ता है उसको संभालना भी कांग्रेस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यात्रा तो सीखी है। ठीक है रतन जी, एक सवाल के तौर पर आपसे बात पूछी है इंदुकान दीक्षित जी ने, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी को वहां पर रखा गया पर्यवेक्षक के तौर पर, और ये बात जाहिर है अध्यक्ष पद के लिए वो मानी जाती है काबिल, जिस तरीके से लगातार सभी कहते हैं, लगातार जो विश्लेषक हैं उन्होंने ये विश्लेषण किया है कि अगर वो अध्यक्ष पद पर रहती हैं तो वो कुछ अच्छा कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश में उन्होंने अपनी पूरी जान फूंकी, लेकिन उस वहां पर कांग्रेस का वो वर्चस्व नहीं है, तो क्या जरूरत थी उन्हें वहां पर रखने की? इस पर वो पूछ रहे हैं आपसे सवाल। कांत जी ने जो कहा तो मैं स्वागत करता हूं। उन्होंने बहुत ही सोच समझ के उन्होंने सवाल किया। प्रियंका गांधी के अंदर वो क्षमता है कि कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष बनकर कांग्रेस पार्टी को पूरे हिंदुस्तान में ग्राउंड लेवल से लेके अपर लेवल तक वो खड़ा कर सकती है। लेकिन कांग्रेस पार्टी के ऊपर यही भारतीय जनता के पार्टी के लोग जो आरोप लगाते हैं, परिवारवाद, गांधी परिवार, इसके ऊपर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष सोनिया गांधी जी ने, राहुल जी ने ये सोच लिया था इस बार का अध्यक्ष जो होगा तो बाहर का होगा, कांग्रेस पार्टी का एक कार्यकर्ता होगा, सामान्य परिवार का होगा, जिसकी पारिवारिक कोई पृष्ठभूमि नहीं होगी। आज वो कांग्रेस पार्टी ने कर दिखाया और आने वाले समय में आपको ऐसा अध्यक्ष मिलेगा जिसका दूर दूर तक कोई पारिवारिक पृष्ठभूमि नहीं होगी। लेकिन सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी वो हमारी नेता हैं, वो कांग्रेस पार्टी के लिए लगातार प्रचार करती रहेंगी, पूरे हिंदुस्तान में वो दौरा करती रहेंगी और कांग्रेस पार्टी अपना नेता उन्हें मानेगी। ठीक है शाही साहब, अब बात यह है कि देखिए कांग्रेस का दक्षिण भारत से काफी गहरा नाता है। मैंने 2 जिक्र भी किया 1980 और 1999 का। एक जो किस्सा है वो इंदिरा गांधी से जुड़ा है और दूसरा सोनिया गांधी से। राहुल गांधी भी अभी जो पिछले लोकसभा चुनाव हुए उस समय में भी उन्होंने वायनाड सीट को चुना ताकि अपनी सीट वो बचा सके सांसद के लिए। अब एक बार फिर से दक्षिण भारत को पूरे तरीके से टारगेट करने की, जोड़ने की कोशिश में कांग्रेस है। आप देख सकते हैं भारत जोड़ो यात्रा में ज्यादा साउथ की तरफ नहीं है, जो तमाम माफ जगह दक्षिण जो है वही राज्यों पर कांग्रेस जो है वो अपनी ज्यादा यात्रा कर रही है। अब इन दक्षिण राज्यों में बीजेपी की किस तरीके से पैठ बनाने की कोशिश होगी? मुस्कान जी देखिए, राहुल गांधी जी की जो यात्रा हो रही है, राहुल गांधी जब चुनाव लड़ने गए वायनाड, उस समय उन्होंने एक बात कहा था
कि साउथ में अच्छी राजनीति होती है और नॉर्थ में सतही राजनीति होती है। राजनीति का असली मूल्य साउथ में देखने को मिलता है, मगर यहां से चुनाव लड़ते अमेठी से जनता ने उनको नापसंद कर दिया, वो चले गए वायनाड। अभी जो यात्रा वो कर रहे हैं, देखिए केरल में 15 दिन की यात्रा हुई है और मैं आपको बताना चाहता हूं, हमें ये भारतीय जनता पार्टी के लिए हर्ष का विषय है कि हम अपना वोट परसेंटेज बढ़ा ले गए हैं। केरल जैसे राज्य में भारतीय जनता पार्टी का वोट परसेंटेज बढ़ रहा है, 10% से ऊपर का वोट परसेंटेज हमारा हो चुका है। साउथ में दूसरा राज्य आता है तमिलनाडु। तमिलनाडु में आज इनकी सरकार मिलकर चल रही है, लेकिन आज जो हमारा प्रदेश अध्यक्ष, युवा प्रदेश अध्यक्ष ने जिस तरीके से काम किया है, आज तमिलनाडु में आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी प्रमुख दल के रूप में उभर रही है। कर्नाटक में हम हैं, तेलंगाना में हमारी सरकार बनने की स्थिति है, जो बनने जा रही है इस चुनाव के बाद। तो साउथ में तो अब भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से है। और कई बार राहुल गांधी जी की जो भारत जोड़ो यात्रा हुई, अभी देखिए हमारे दीक्षित जी ने भी कहा कि अशोक गहलोत जी का जो कांड हो गया, अनुताप से लाभ उन्होंने दिया। मैं ये कहना चाहता हूँ, आज तक तो कांग्रेस आज तक सबसे कमजोर नेतृत्व है, क्योंकि अशोक गहलोत जी खुला विरोध करते हैं, खुला उनके साथ 80 लोगों को देते हैं और पर्यवेक्षकों के रिपोर्ट के बावजूद भी एक कलम नहीं चलती है। अगर इंदिरा जी होती तो ऐसे 50 अशोक गहलोत को बाहर फेंक चुकी होती। आज सोनिया जी बहुत कमजोर पड़ चुकी हैं, कांग्रेस बहुत कमजोर हो चुकी है। इसके लिए मैं आपको 2014 तक ले चलना चाहता हूं। 2014 के चुनाव में शरद पवार जी इनके अलाइज थे और उन्होंने कहा था कि हिंदुस्तान के 14 करोड़ युवाओं को जोड़ने के लिए राहुल गांधी का नेतृत्व उचित नहीं था, इसलिए हम सरकार से बाहर हुए। ये उनका एक बयान था, क्योंकि 700 करोड़ के या 500 करोड़ के उससे उनको चमकाने की कोशिश की गई, लॉन्चिंग की गई थी 14 में भी, और वो लॉन्चिंग आज तक चल रही है। कंपनी शायद वही है, नाम मैं नहीं लेना चाहता उस कंपनी का, जो ये जो लेके चल रही है ना वो ट्राले और वो जो उसमें रहते हैं लोग, वो ही कंपनी सब कुछ प्रायोजित कर रही है उसका। लेकिन उस समय भी शरद पवार जी ने सवाल उठाया था। और आज अशोक गहलोत जी का दोनों का जोड़िए तो आज नेतृत्व सबसे कमजोर है, 2014 से भी कमजोर होता चला आ रहा है। आने वाले दिनों में रही बात रतन जी अध्यक्ष की, मैं शुभकामना देता हूं जो भी आपका अध्यक्ष हो, भला हो। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का जो 15 अगस्त की प्राचीर से आपके परिवारवाद की बात करते हैं और कांग्रेस उसको मानने के लिए तैयार हो जाती है, बाहर से अध्यक्ष ले आती है। लेकिन 2 अध्यक्ष आए बाहर से आपके, 91 में नरसिम्हा राव जी आए, सीताराम केसरी जी आए। तो सीताराम केसरी जी को जब बाहर फेंका गया तो सोनिया जी अध्यक्ष बनी, उनको फेंका गया था। और नरसिम्हा राव जी को समाधि के लिए दिल्ली में जगह नहीं थी। हंसने की बात नहीं है, अपनी जी के भी कुछ शब्द कहिए है कि समाधि के लिए उनको जगह नहीं मिली, उनकी लाश को आंध्र प्रदेश में कहां भेजा गया नहीं पता है। और गांधी परिवार के लोगों ने कई एकड़ कब्जा कर रखा है उसमें। अरे भाई 100-200 गज उनको भी दे देते। तो 2 अध्यक्ष हुए हैं आपके। तो गांधी परिवार कभी भी बाहर नहीं जा सकता था। और एक बात कह के अपनी बात को, वाणी को विराम दूंगा कि माननीय मनमोहन सिंह जी 2004 में प्रधानमंत्री हुए। माननीय मनमोहन सिंह जी की फाइलें राष्ट्रीय सलाहकार के पास जाती थी, 10 जनपद से पास होती थी, तब आकर भारत सरकार में वो चीजें लागू होती थी। तो ये है गांधी परिवार। आज भी आपके नेता कहते हैं, कई प्रवक्ता हमारे साथ बैठ के कहते हैं कि गांधी परिवार कांग्रेस का पर्यायवाची है, उसके बिना सब सुना है। तो परिवारवाद है, था और रहेगा। एक लाइन और बताना चाहता हूं कि अखंड भारत की जो बात करते हैं, वो भारत जोड़ो की बात करते हैं। भारत जुड़ा हुआ है, फिर भी मैं कहता हूं भारत अखंड था, अखंड है, अखंड रहेगा। इसकी परिकल्पना आर्यावर्त से हमारे भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया। संकल्प पत्र में हमने कई बार अखंड भारत का जिक्र किया और आज भारत अखंड है। किसको जोड़ रहे हैं? गोवा में उनकी पार्टी टूटी, यहां पर राजस्थान में जो हुआ, अभी चुनाव आने दीजिए, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती हुई दिख रही। जी मुस्कान जी। चलिए तिवारी साहब, तमाम जो बातें कही शाही साहब ने उस पर तो प्रतिक्रिया चाहूंगी आपकी, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि आप कौन से भारत को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं? भारत तो जुड़ा हुआ है। मुझे लगता है कि एकता के भाव से पार्टी को जोड़ने की कोशिश हो रही है यहाँ पर। मैं जवाब दूंगा जी। ये आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के जो लोग जो इस देश में नफरत फैलाना चाहते हैं, कौन सा नफरत का बीज बो रहे हैं,
उस नफरत को दूर करने के लिए राहुल गांधी जी ने हिंदुस्तान को, इस भारत को जोड़ने का काम किया है। आज आप देखेंगे राहुल जी के यात्रा में लाखों से लाखों लोग जुड़ते चले जा रहे हैं और यात्रा सफल होती चली जा रही है। अभी इन्होंने सीताराम केसरी के ऊपर, नरसिम्हा राव के ऊपर आरोप लगाए। मैं उन्हें कहता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने नरसिम्हा राव को अगर प्रधानमंत्री बनाया और सीताराम केसरी कांग्रेस के अध्यक्ष बने, उनको जो मान सम्मान मिला वो हिंदुस्तान जानता है। प्रभु ऐसा आडवाणी पे भी कुछ तो नसीब हो रतन जी, आडवाणी पे अभी कुछ बोलिए जो आज हाथ मल रहे हैं जाए और धोती खोल मुरली कर मनोज जोशी कहाँ है? नसीब हो। क्या 70 साल का फार्मूला उन्हीं लोग के ऊपर लागू होता है? मोदी जी तो 70 क्रॉस कर चुके हैं, उनके ऊपर फार्मूला कब लागू होगा ये भी बताइए इस चैनल पे आप। ये जो बाबा साहब अम्बेडकर ने मोदी के लिए उस फार्मूले को बदल देंगे आप लोग? 100 साल तक अगर जीवित रहेंगे, 150 साल तक जीवित रहेंगे तो देश उनको प्रधानमंत्री रखेगा, वो मत कहिए। मतलब उनके लिए फार्मूला चलेगा, बाकी लोगों के लिए फार्मूला चेंज। बाबा साहब के संविधान में कहीं लिखा फार्मूला उनके ऊपर भी लागू करिए आप है कि हम एक मर्यादा का पालन करते हुए 70-75 के बाद राजनीति नहीं करेंगे। ये तो आपके यहाँ वो अध्यक्ष आपके यहाँ जो है, जो धोती खोल के केसरी जी को उठा के फेंक दिया गया था और हमारे जो है दीक्षित जी मुस्कुरा रहे हैं उस बात पर, आप कह रहे हैं उनको महिमा मंडित कर रहे हैं। ऐसा है? इतना ज्ञान कहाँ से लाते हैं अश्विन जी? ज्ञानी हम लोग हैं भाई, कांग्रेस के पास थोड़ा ही ज्ञान है। अरे यार झूठ बोलो, जोर से बोलो, चिल्ला के बोलो। अगर मैं आपके विकास कार्यों पे, वादों पे अगर डिबेट करने बैठ जाऊंगा, यहाँ पे चर्चा करने, तो आप डिबेट नहीं कर पाएंगे। अब भाई देखिए, हम दोनों लोगों हिंदुस्तान की जनता 15 लाख भी मांगती है, 2 करोड़ रोजगार भी मांगती है, अच्छे दिन भी मांगती है, महंगाई कम हो वो भी चाहती है। क्या सीताराम केसरी आप लोग बोलेंगे नहीं? बता दें, मैं कुछ नहीं कहूंगा इसके आगे। मुस्कान जी, दीक्षित जी बता दें सच्चाई दोनों की, कि गलत कह रहा हूं या मैं ज्यादा ज्ञानी हूं या अल्प ज्ञानी हूं। ठीक है तिवारी साहब, आपकी बात जल्दी से पूरी करिए। तिवारी साहब, एक सवाल शाहिद साहब ने पूछा आपसे, वो तिवारी साहब से माफ कीजिएगा दीक्षित साहब से भी उसका जवाब मैं लूंगी, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि ऐसा सम्मान आखिर किस काम का कि उनकी मतलब उनके निधन के बाद उनको समाधि के लिए जगह ना मिले। उनको निधन के बाद उन्हें जगह भी मिली। आज पूरी कांग्रेस पार्टी उनका सम्मान करती है। कहाँ मिली जगह? पता करिए, आप पता करिए आप तिवारी जी। तो जगह भी मिली है उनको। आप मुझे कह रहे हैं तिवारी साहब पता करने के लिए? कांग्रेस के नेता रहे हैं, कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे हैं, आपको पता है कहाँ पर है उनकी समाधि? समाधि भी है। कहाँ? उनको मान सम्मान भी मिलता है। मैं आपसे पूछ रही हूँ तिवारी साहब, समाधि कहाँ है नरसिम्हा राव की? नरसिम्हा राव की समाधि दिल्ली में है। अरे समाधि भी है वो तो पता है, लेकिन कहाँ है जरा बताइए। दिल्ली के किस मोहल्ले में है? राजघाट में, शांतिवन में, कहाँ पे है? देखिए ऐसा है कि अगर आप एड्रेस पूछेंगे तो मैं आपसे बोलूंगा कि भैया ये एड्रेस कहाँ पे है, आप बता पाएंगे? चलिए ठीक है, इस मैं सवाल नहीं पूछ रहा हूँ। अरे मैं बताऊंगा, सबका बताऊंगा, पूछिए ना। शांति वन से लेकर वहां पर राजघाट पे सबकी समाधि बनी हुई। बापू के बगल में देखिए किसकी किसकी, इंदिरा जी की बनी, राजीव जी की बनी, वहां पर जो है किसकी किसकी नहीं बनी है। आप बताइए ना कहाँ समाधि है उनकी। आप ऐसा है अपने नेताओं की चिंता करिए, हमारे नेताओं की चिंता हम पे छोड़ दीजिए। ठीक है, चलिए ठीक है तिवारी साहब, जवाब नहीं है, जवाब नहीं। ठीक है शाहिद साहब, ठीक है, जवाब नहीं है तिवारी साहब के पास। देखिए साहब, शाहिद साहब आपसे पूछ रहे हैं कि उनकी बातों में अगर आपको कोई सटीकता नहीं लगती है तो बता दें, क्योंकि तिवारी साहब तो मानने को तैयार नहीं। मुस्कान जी, चूंकि माइक बदला है, आवाज क्लियर है ना? जी जी, मैं सुन पा रही हूँ आपको। जी जी यार जी, देखिए जो अभी रतन जी कह रहे थे, रतन जी से मेरा अनुरोध है, देखिए बहुत अच्छा है, बहुत तार्किक बात भी करते हैं, लेकिन जब आप किसी बहस में होते हैं, डिबेट में होते हैं, तो बिना कारण किसी का व्यंग नहीं करना चाहिए। ये मेरा व्यक्तिगत तौर पे मानना है। आप तर्क संगत ढंग से किसी का जितना भी मजाक उड़ा दीजिए, लेकिन मतलब हाव भाव से उचित नहीं है।
अब आते हैं नरसिंह राव जी। नरसिंह राव जी का, रतन जी, पूरे दिल्ली में कोई भी स्मारक नहीं है। इतिहास इस बात का गवाह है कि जब उनका निधन हुआ तो उनके शरीर को प्राइम मिनिस्टर के लेवल पे, टॉप लेवल पे तय करके और उसको भेजा गया, तुरंत इंतजाम करके कांग्रेस के हेडक्वार्टर्स में तय किया गया कि दिल्ली में उनका समाधि नहीं बनेगी, और हैदराबाद के कार्यकर्ताओं से डिमांड मंगा करके वो भेज दिया गया हैदराबाद। वहीं उनका अंतिम संस्कार किया गया, ये बता करके उनका राज्य जो कि आंध्रा है, तो वहीं पे उनकी समाधि भी बनी है और अच्छी समाधि वहां बनी, लेकिन दिल्ली में उनको जगह नहीं मिला। रतन जी, ये इतिहास कभी भी माफ नहीं करेगा कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को इस बात के लिए। दूसरा, सीताराम केसरी की जो बात आप कह रहे थे, आप आवाज उठा के बात करने की बात शाहिद जी के लिए कह रहे थे, लेकिन मैं आपको बताऊं, इस बात का कभी भी कांग्रेस के किसी भी शीर्ष नेतृत्व ने कभी जवाब नहीं देना उचित समझा कि किस तरह से उनका सामान फेंक करके कांग्रेस के ऑफिस से उनको बेदखल किया गया था। अब लेकिन ये कहने के बाद मैं इस बात को व्यक्तिगत तौर पे मानता हूं कि राहुल गांधी ने 2 फैसले बहुत बड़े किए और अच्छे किए, जिसकी प्रशंसा होनी चाहिए। एक ये कि जब वो 2019 का चुनाव उनके नेतृत्व में हार गई कांग्रेस, तो उन्होंने मोरल ग्राउंड पे इस्तीफा दे दिया, अध्यक्ष पद से कहा कि हम छोड़ देते हैं। इसके परिणाम जो भी हैं, लेकिन इतना बड़ा कदम उन्होंने उठाया, इसकी प्रशंसा होनी चाहिए। दूसरा, एक भाजपा का और तमाम पार्टियों का लगातार आरोप कांग्रेस पर रहा है, रतन जी, कि वहां पे परिवारवाद है, और ये जिस भी स्ट्रेटजिस्ट ने तय किया होगा, अगर ये तय किया राहुल गांधी ने स्वयं, तो बहुत अच्छा डिसीजन है कि इसकी काट यही है कि कोई परिवार, नेहरू गांधी परिवार का कोई व्यक्ति कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं होगा, और कोई जो भी जनमानस में बड़ा नेता होगा कांग्रेस का, वो नेतृत्व करे। तो ये जो एक आपके पार्टी पे एक टीका कलंका होता है कि वहां पे जबरन नेहरू गांधी परिवार का ही अध्यक्ष हो सकता है, और एक आम कार्यकर्ता, जैसे मल्लिकार्जुन खड़गे बनने जा रहे हैं, एक आम कार्यकर्ता है, ऐसा कोई नेता, जैसे आप रतन तिवारी जी को बनना हो कभी, तो वो जीवन में कभी आज से पहले कल्पना नहीं कर सकते थे कि हम कभी कांग्रेस का अध्यक्ष बन सकते हैं, हम कभी प्रधानमंत्री का पद पा सकते हैं अपनी योग्यता के आधार पर। यह लांछन अगर कांग्रेस पार्टी अपने से हटाना चाहती है, हटा रही है, चाहे दबाव में, चाहे रणनीति के तौर पर या स्वेच्छा से, किसी भी तरह से यह काम हो रहा है रतन जी, तो यह बहुत ही अच्छा काम है। और इससे आपके जो विपक्षी हैं, चाहे भाजपा या कोई भी पार्टी, उनको कल को ये फिर आरोप आप पे लगाने का मौका नहीं मिलेगा कि यहां तो जी पैदा होते हैं लोग सोने का चम्मच लेकर के, और पैदा होते पता होता है कि हम कांग्रेस के अध्यक्ष होंगे और कभी प्रधानमंत्री का अवसर मिलेगा तो हम प्रधानमंत्री बनेंगे। तो ये तो बहुत ही अच्छा है, बहुत एप्रिशिएबल है, मैं मानता हूं। इसके परिणाम क्या होंगे, देखिए, ये बात शाही जी की बिल्कुल सही है रतन जी, और इसी पे आप जानते हैं कि फिल्म तक बन गई संजय बाळू को लेकर के। संजय बाळू को तो भाजपा ने नहीं बनाया था एडवाइजर, प्रेस एडवाइजर मनमोहन सिंह जी का, वो आप लोगों ने सोच समझ के बनाया था, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने रखा था, उन्होंने किताब रखा, उस किताब में लिखा जिस पर फिल्म बनी। तो क्या उसमें साबित होता है एकदम एक एक पॉइंट वाइज कि डॉक्टर मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री जरूर बनाया गया, लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह को पूरा जो एक नेशनल एडवाइजरी काउंसिल बनाया था सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में, वो चलाता था, और सब कुछ निर्णय जो बड़े होते थे वो उसकी सलाह से तय होते थे। तो अगर देखिए कांग्रेस अध्यक्ष बनाया जा रहा है, और वो कांग्रेस अध्यक्ष अगर अपने बलबूते पर निर्णय लेने के लिए सक्षम बनाया गया रतन जी, तो आप याद रखिए कि आने वाले कुछ वर्षों के अंदर कांग्रेस का रिवाइवल पहले की तरह बहुत संभव है जी। ठीक है तिवारी साहब, अब देखिए दीक्षित साहब ने भी तमाम बातें बता दी है, जिस तरीके से विश्लेषण वो करते हैं काफी सराहनीय विश्लेषण उनका होता है, और कांग्रेस के लिए तो ये विश्लेषण काफी अहम माना भी जा सकता है, क्योंकि शुरुआत से वो कहते आ रहे हैं कि गैर गांधी परिवार से एक अध्यक्ष चाहिए। अब इस समय जब ये अध्यक्ष गैर गांधी परिवार से आने भी जा रहा है, बीजेपी का लगातार आरोप है कि कठपुतली तरीके का अध्यक्ष जो है कांग्रेस तलाश रही है, और यही दीक्षित साहब कह रहे हैं कि अगर इस बार ऐसा हो कि 10 जनपद से फैसले ना लेकर अध्यक्ष खुद ये फैसले ले पार्टी के, तो शायद एक अच्छा जो संदेश है वो जनता के बीच और आपके विपक्षी पार्टियों के बीच भी जाएगा।
मेरी आवाज आ रही है आपको? जी। जिस प्रकार से आपने देखा कि कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया है, एक बाहर का व्यक्ति, एक सामान्य कार्यकर्ता, वो कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बनने जा रहा है। आपको मैं ये बता देता हूं, आपके चैनल के ऊपर मैं बड़े दावे से ये बात रखने जा रहा हूं कि आने वाले समय में आप देखना, कांग्रेस पार्टी ग्राउंड लेवल से ऊपर लेवल तक बहुत मजबूती से खड़ी हो जाएगी। क्योंकि जिस प्रकार कांग्रेस पार्टी का इस बार मेंबरशिप ड्राइव हुआ, चुनाव हुआ, क्योंकि मैं भी किसी जिले से आता हूं महाराष्ट्र के, वहां पे भी जिस प्रकार मेंबरशिप हुआ, बूथ लेवल पे मेंबरशिप हुआ है, बूथ लेवल पे मेंबरशिप हुआ, ब्लॉक लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल, और सारे के सारे बूथ पे अध्यक्ष बन के आए हैं। इस बार मैनेजमेंट बहुत जबरदस्त काम किया है और आपको लिख के देता हूं, कांग्रेस पार्टी का स्ट्रक्चर बन चुका है। कांग्रेस का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने जा रहा है और बनने के बाद ये देखना कि 2024 में जो परिणाम आएंगे वो आश्चर्यचकित करने वाले होंगे। और बड़े दावे के साथ कहता हूं कि जो परिणाम आएगा उस परिणाम पे बड़े बड़े राजनीतिक चाणक्य भी अपने सर पे हाथ लगा के बैठ जाएंगे, ये क्या हो गया। क्योंकि बहुत बढ़िया हो रहा है। दीक्षित साहब की बात से मैं सहमत हूँ, उन्होंने जो बातें रखी बहुत ही मनोवांछित की बातें हैं, बहुत ही सोच समझ की वो बातें रखते हैं। आप वक्त का इंतजार करिए, आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी बड़ी मजबूती के साथ खड़ी हो जाएगी और देश में 2024 में एक नया प्रधानमंत्री इस देश को मिलने जा रहा है। चलिए शाही साहब, 2024 में नए प्रधानमंत्री की तैयारी कर रही है कांग्रेस, आप भी जरा तैयारी कर लीजिए। और एक बात और है, अब देखिए 2024 की तैयारियां तो लगातार जारी है, लेकिन कुछ ही समय में कुछ राज्यों में विधानसभा चुनाव भी है। आने वाले समय में कुछ ही दिनों में हो सकता है हिमाचल प्रदेश में भी चुनावों का ऐलान हो जाए। कल ही मेरे साथ डिबेट में हिमाचल प्रदेश के एक प्रवक्ता थे कांग्रेस के, उन्होंने हिमाचल प्रदेश में 45 पार का दावा किया इस बार। मुस्कान जी, देखिए, एक तो तिवारी जी की इस बात को मैं पहले ही खारिज कर दूं कि 2024 और 29 में अभी प्रधानमंत्री की सीट खाली नहीं है। और ठीक है, वैकेंसी बाद में तलाशेगा तिवारी जी। नहीं, बाराती इनके पास बहुत है, लेकिन दूल्हा बता दे कौन है। दूल्हा ही नहीं है इनके पास। हमारे पास तो दूल्हा और बाराती सब हैं। तो बारात दूल्हे के साथ जाएगी, बगैर दूल्हे के बारात नहीं जाएगी कहीं। और एक अगर दूल्हा भाई, अब ये मान ले ममता बनर्जी रहेंगी, राहुल गांधी रहेंगे, नीतीश कुमार रहेंगे, अखिलेश यादव रहेंगे, केजरीवाल जी रहेंगे, ये बड़े दूल्हे हैं इनके पास। तो अब तय कर ले पहली बात। दूसरी बात, मैं अभी अध्यक्ष के चुनाव की बात हो रही थी, उस पर मैं कहना चाहूंगा, बहुत अच्छी बात है कि कांग्रेस ने आंतरिक लोकतंत्र का जो है इतना बढ़िया ड्रामा किया। इसमें मतलब ड्रामा भी, एक्शन भी, सस्पेंस भी, ये तीनों सब दिख रहे पूरे देश को। और इतनी बढ़िया इनके यहां लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं थी कि आला कमान सोनिया जी के पास पर्चा भरने से पहले जिसका नाम एक बार उछल जाता था, वो चरण वंदन पर पहुंच जाता था, मैडम मुझे आशीर्वाद दीजिए। अगर लोकतंत्र होता तो पर्चा भरने के बाद सोनिया जी के पास जाते कि मैडम मैंने पर्चा भरा है, आपका आशीर्वाद मुझे चाहिए। इन दोनों में बड़ा ही फर्क है। और इसके बाद जो सबसे बड़ा ड्रामा और सस्पेंस हुआ, दिग्विजय सिंह जी जाते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे जी के घर रात में। मल्लिकार्जुन खड़गे जी कहते हैं कि भाई, दिग्विजय सिंह कहते हैं कि अगर आप चुनाव लड़ रहे हैं तो मैं नहीं लड़ूंगा, आपका समर्थन करूंगा। मल्लिकार्जुन जी कहते हैं कि नहीं मैं चुनाव लड़ रहा, ऐसी कोई बात ही नहीं है। सवेरे 10:30 बजे खड़गे साहब को दिव्य ज्ञान प्राप्त होता है, दिव्य आदेश प्राप्त होता है, या रात में ब्रह्मा जी आकर कुछ सपना दिखा देते हैं उनको। वो कहते नहीं मैं पर्चा भरूंगा। दिग्विजय सिंह से जब मीडिया पूछती है तो कहते हैं रुक जाइए, थोड़ी देर बाद बताता हूं, शायद वो भी भर रहे हैं, मैं उनका प्रस्तावक हो जाऊंगा। तो ये एक जो है राष्ट्रीय जो सलाहकार वाली बात मनमोहन सिंह जी के समय थी, वो आज भी है। और अच्छी बात है कि गांधी परिवार से बाहर का इनके यहाँ आए, और अच्छी चीज है, कांग्रेस सबसे पुरानी पार्टी है और उसका मतलब अस्ताचल न हो, कम से कम कुछ टिमटिमाते रहे ये लोग। और राहुल गांधी को नेता बनाए तो भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छा ही रहेगा हमेशा के लिए। वो जब तक नेता रहेंगे भारतीय जनता पार्टी एकदम बहुत तेजी से दौड़ती रहेगी, बुलेट ट्रेन की तरह। लेकिन आज ये अध्यक्ष के चुनाव में सबको, पूरे देश को देखने को मिला। और वो चरण वंदन इनके यहां से कभी खत्म नहीं हो सकता है। गांधी परिवार का प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कांग्रेस है, उसके इतर कुछ नहीं है। जी तिवारी साहब,
अब देख लीजिए, आपने जो अध्यक्ष पद को लेकर एक फिल्म दिखाई है, थ्रिलर से भरी, सस्पेंस से भरी ये फिल्म है, और बीजेपी ने मात्र आपकी इस फिल्म का पूरे तरीके से आनंद लिया है। तिवारी साहब, कोई भी व्यक्ति नामांकन भर सकता है, चुनाव होता है। बीजेपी में तो दो घंटे में राष्ट्रीय अध्यक्ष का फैसला हो जाता है। चुनाव तो बहुत दूर की बात है। पूरे हिंदुस्तान ने देखा, दीक्षित साहब ने भी देखा होगा किस प्रकार जेपी नड्डा बैठते हैं, अमित शाह बैठते हैं, वो दोनों आपस में डील कर लेते हैं, बोलते हैं 3 साल के लिए नड्डा साहब आप अध्यक्ष पद और बने रहेंगे। ये कांग्रेस पार्टी है, यहाँ पे चुनाव होता है। रही बात दिग्विजय सिंह के ऊपर, इन्होंने आरोप लगाए कि दिग्विजय सिंह सरेंडर हो गए। मैंने कह देना चाहता हूँ मल्लिकार्जुन खड़गे साहब 10 बार लगातार चुनाव जीते हैं, विधायक रहे, मंत्री रहे, केंद्र में मंत्री रहे, सांसद रहे, उसके बाद वो नेता विपक्ष रहे, और कोई पारिवारिक पृष्ठभूमि उनकी नहीं है, एक साधारण से परिवार से आते हैं। अगर वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने जा रहे हैं तो दिग्विजय सिंह उनके जूनियर हैं, उन्होंने अपना बड़ा दिल दिखाया और कहा कि अगर खड़गे साहब अध्यक्ष बनने के लिए नामांकन भर दिए हैं तो मैं नामांकन नहीं भरूंगा। तो इसमें कौन सा उन्होंने गलत कर दिया? मोदी जी से आप पहले कहिए कि जो उनके सीनियर नेता हैं, जिनकी वो चरण वंदना पहले करते थे, अब उनसे हाथ भी मिलाना पसंद नहीं करते। पहले उन्हें आप ट्रेनिंग दीजिए, उन्हें सलाह दीजिए। हमको सलाह और कांग्रेस पार्टी को सलाह, हम लोग काफी हैं, सब समझदार लोग हैं। ठीक है, शाहिद साहब आप कुछ कहना चाह रहे थे, जल्दी से अपनी बात पूरी करिएगा, फिर मैं दीक्षित साहब के पास जाऊंगी। जी, सीताराम केसरी जी को जब हटाया गया और सोनिया जी अध्यक्ष बनी, उसके बाद राहुल जी अध्यक्ष बने, फिर सोनिया जी अंतरिम अध्यक्ष बनी। आज जो ये चुनाव होने जा रहा है, इस बीच में कितने चुनाव हुए इनके यहाँ ये बता दें। हमारे यहाँ तो स्पष्ट रूप से है, पूरे प्रदेश की जो है कार्यकारिणी जो आप चुनती है, और धारा 19 के अंतर्गत जो है हमारे यहाँ चुनाव होता है, 21 के अंतर्गत कार्यकाल बढ़ाया जाता है, हमारे संविधान में है। हमारे संविधान की 2 धाराएं हैं, और वो 3 और 3 के बाद माननीय नितिन गडकरी जी के समय में वो धारा संशोधन हुआ था हमारे संविधान में कि 2 कार्यकाल रह सकता है, 3-3 साल का। तो उसमें कोई, और पिछले जो छोड़ के जाते हैं उनका कार्यकाल पूरा किया जाता है। लेकिन ये सोनिया जी का जो कार्यकाल था, राहुल गांधी, और कितने चुनाव हुए उसमें, माननीय तिवारी जी थोड़ा सा इस पर प्रकाश डालें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तिवारी साहब, देता हूँ, चुनाव कब होता है? 2002 में चुनाव हुआ, जितेंद्र प्रसाद जी चुनाव लड़े, वो चुनाव नहीं जीत पाए। उसके बाद कांग्रेस पार्टी लगातार कहती आई है कि आप आइए, नामांकन भरिए, चुनाव लड़िए। अगर कोई चुनाव लड़ेगा तभी तो चुनाव होगा। जब कोई चुनाव नहीं लड़ेगा तो चुनाव कहाँ से? अधिसूचना भी तो जारी होती है ना, अगर कोई चुनाव है तो अधिसूचना तो जारी होगी ना तिवारी जी। कहने भर से तो चुनाव के लिए नामांकन देने कोई नहीं आ जाएगा। अब आप आज कह दें कि विधानसभा चुनाव के लिए कल से नामांकन कर दीजिए, कहाँ करेंगे? मैं आपको वही बता रहा हूँ कि चुनाव लगातार होता आया है। जितेंद्र प्रसाद जी ने 2002 में जब चुनाव लड़ने के लिए नामांकन भरा तो चुनाव हुआ। जब आप नामांकन नहीं भरेंगे तो एक व्यक्ति कैसे चुनाव होगा? मनोमार्जिन से सहमति बन जाती है। डब्ल्यूसी के जो लोग होते हैं, मेंबर होते हैं, वो तो नहीं, ये कांग्रेस की जो पूरी सहमति की जो आप बात कर रहे हैं कांग्रेस की, ये गांधी परिवार पर ही सहमत क्यों रह जाती है? चलिए, आपके कार्यकर्ता नामांकन भरने के लिए नहीं आए हैं, आपको पता है कि कितने कितने अच्छे कार्यकर्ता आपके पास हैं, तो आप किसी एक को चुनकर बिठा देते अध्यक्ष पद पर, जो आपको लगता है कि पार्टी को चला सके। यही तो बीजेपी कर रही है। अब ये बताइए, मल्लिकार्जुन खड़गे जी अध्यक्ष बनने जा रहे हैं, बीजेपी के पेट में दर्द शुरू हो गया है। अभी आप देखिए कि शाही जी अपनी भाजपा को छोड़ के कांग्रेस पार्टी के ऊपर नजर डाल के बैठ गए हैं। उन्हें इतना दर्द, इतना तकलीफ हो गया है कि 2024 में प्रधानमंत्री की कुर्सी में कांग्रेस है। अब मुस्कान जी ने आज का मुद्दा कांग्रेस ही रखा है, भारत जोड़ो यात्रा रखा है भाई, तो हम भाजपा की क्यों बात करें? हम कांग्रेस की बात करेंगे। आप डरिए मत, हम बदले की राजनीति नहीं करेंगे। आपके पीछे नहीं, हम कहीं नहीं डर रहे हैं, लगाएंगे नहीं। और दूसरी बात ये है ना तिवारी साहब, दूसरी बात ये है तिवारी साहब कि कांग्रेस मौका देती है उस पर बात करने का, इसलिए बात होती है। मैं इनको यही कह रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी 2024 में सरकार बनाएगी, ईडी सीबीआई की जांच इनके ऊपर नहीं कराएगी। अभी देखिए महाराष्ट्र में क्या हुआ, किस प्रकार से जबरदस्ती एकनाथ शिंदे को पकड़ के मुख्यमंत्री बना दिया, सिंधिया जी को पकड़ के सीधा केंद्र में मंत्री बना दिया, हेमंत शर्मा को असम में मुख्यमंत्री बना दिया। इनके पास कोई चेहरा ही नहीं है। कांग्रेस के लोगों को ला के आप ज्योतिरादित्य सिंधिया को चेहरा नहीं मानते हैं? नहीं, अब ये बताइए, हमारे पास बहुत नेता हैं,
आप 2024 में देखना आने इनको- वाले चलिए नाम बता मुस्कान जी, दीजिए इनको आपके नेताओं के नाम। मैं आ रही हूँ शाही साहब। मैं आपको बता रहा हूँ जी। किस प्रदेश का नाम बताऊं, आप बताइए। आप बताइए किस प्रदेश का नाम बताऊं। आप प्रदेश की छोड़िए, आप बता दीजिए आपके हाईकमान के पास हमारे- कौन से नेता, आप पूरी हमारे कांग्रेस के पास बता दीजिए, हमारे ऐसे पास- जाने हमारे माने पास- नेता बता दीजिए आप। मैं आपको बता रहा हूँ, हमारे कांग्रेस पार्टी के अंदर जिधर तक आप नजर घुमाएंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे, शशि थरूर, राहुल जी, सोनिया जी, प्रियंका जी, दिग्विजय सिंह जी, जयराम रमेश जी, मनीष तिवारी जी, जितने लोगों को आप देखेंगे सभी कांग्रेस पार्टी कितनी के लोकप्रियता, नेता हैं। आप इनकी लोकप्रियता जानते हैं कितनी है? बिल्कुल क्या मैं आपने जानता हूं। इनको इनके राज्य से बाहर कभी परखा? मैं जानता हूं, तभी तो चुनाव लगातार जीत रहे हैं। प्रमोद तिवारी जी को आप जानते होंगे, उत्तर प्रदेश से, वो भी नेता है, वो भी अजय विधायक। नहीं, आप और हम तो जानेंगे कि हमारा तो काम है रोजाना इनके बातों, इनकी तमाम चीजों को देखना, लेकिन ये बताइए कि इनके राज्य से बाहर कभी आपने इनकी परख की है? आप शशि थरूर की बात कर रहे हैं, अध्यक्ष पद के लिए वो चुनाव लड़ रहे हैं, क्या कर्नाटक से बाहर उनकी पकड़ कभी आपने देखी? शशि थरूर जी जहां से चुनाव लड़ते हैं, आप जाके देखिए कितने बड़े मार्जिन से वो चुनाव जीतते हैं। मैं तो उनके राज्य से बाहर की बात कर रही हूँ तिवारी साहब। मैं राज्य से आपको बाहर बता रहा हूँ, उनको मानने वाला महाराष्ट्र में भी बड़ा वर्ग है, उत्तर प्रदेश में भी उनको मानने वाला बड़ा वर्ग है। हर नेता एक आपको शशि थरूर की एक बहुत अच्छी बात बताऊं, उनकी अगर कहीं उनके राज्य से बाहर पकड़ होगी ना अगर, तो वो जो एक बहुत अच्छी अंग्रेजी बोल लेते हैं उसके लिए अच्छी होगी, उनके लुक की वजह से बहुत अच्छी पकड़ होगी उनकी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि जमीनी स्तर पर कोई अच्छी पकड़ रखते मुस्कान जी, होंगे। जो आप कहना चाह रहे हैं वो भी कह दीजिए। सुनील जी से आप पूछिए, उनको इतना तकलीफ हो गया है ठीक कि है, 2024 ठीक है तिवारी साहब, ठीक है, दीक्षित साहब के पास, कांग्रेस पार्टी ठीक की है, सरकार बनने जा रही है। ठीक है दीक्षित साहब। अब देखिए, जो एक बड़े नेताओं की बात कर रहे थे, बहुत नाम गिनवाए हैं तिवारी साहब ने, क्या वाकई आपको लगता है उनकी पकड़ पूरे देश में होगी? और दूसरी ओर इस समय जो सोनिया गांधी की हम बात कर रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा की, मां का आशीर्वाद राहुल गांधी को 3 दिन के लिए मिल रहा है, हालांकि हमेशा रहता है लेकिन 3 दिन के लिए वो साथ हैं। क्या इस एकता के भाव से आगे चुनाव में कोई फर्क पड़ेगा? जिस तरीके से तिवारी साहब कह रहे हैं 2024 के लिए प्रधानमंत्री बदलने की बात कर रहे हैं वो। मुस्कान जी, आपने बीच में 2-3 सवाल बहुत अच्छे पूछे। जो राजन जी से आपने इलेक्शंस के बारे में पूछा कांग्रेस के, तो आपने देखा कि वास्तविकता सामने आ जाती है। राजन जी और शाही साहब दोनों लोग इस बात को स्वीकार करेंगे। जी रतन जी, आई एम सॉरी। तो ये इलेक्शंस का जो प्रोसेस है, वास्तव में मैं देखता हूं कि पूरे देश में जितने भी राजनीतिक दल हैं, उनमें इंटरनल डेमोक्रेटिक सिस्टम जो प्रॉपर इलेक्ट कर करके वोट डलवा कर करके अध्यक्ष चुना जाए, वो बहुत रेयर है। सबका तरीका अपना अपना अलग है। और कांग्रेस में जो कह रहे थे अभी रतन जी, तो इलेक्शंस के कारण जितेंद्र प्रसाद की क्या स्थिति हुई वो भी तो याद करना चाहिए उनको। बिल्कुल। जिन लोगों ने इलेक्शंस की डिमांड की, कभी शरद पवार जी हो, कोई लोग भी हो, उन लोगों को क्या हुआ? उनको पार्टी छोड़ के बाहर जाना पड़ा। और आप देखिए, जिस तरह से कोई भी नेता अपनी बात सच्चाई से रखना चाहता है, कोई बात आगे बढ़ाना चाहता है, तो रतन जी आप ये देखिए कि उसको G23 में शामिल होना कर दिया जाता है। बिल्कुल। उसको किस तरह से उसके अधिकारों से वंचित कर दिया जाता है। तो इनर पार्टी डेमोक्रेसी कितनी कहां है, ये इस देश में सबसे बड़ा सवालिया निशान सभी पार्टियों पे है। और इसमें मैं व्यक्तिगत तौर पे मानता हूं शाही जी कि भाजपा में भी वोट कर करके इलेक्ट कराने का प्रेसिडेंट का सिस्टम मैंने बहुत रेयरली देखा है, कभी कभी देखा है। नहीं तो हाँ, बस अंतर यह है बड़ा कि कांग्रेस में पता होता है कि राहुल गांधी होंगे, प्रियंका गांधी होंगे, सोनिया गांधी होंगी, या कांग्रेस के गांधी नेहरू परिवार ने तय कर दिया है इनको ये होंगे। जैसे इस बार मल्लिकार्जुन खड़गे का तय हो रहा है। कोई अपने मन से आए, जैसे आप देखिए झारखंड के KN त्रिपाठी ने नॉमिनेशन किया, क्या हुआ? उनका रिजेक्ट हो गया नॉमिनेशन। उनको सपोर्ट करने वाले 2 आदमी नहीं मिले। जब इतनी डिमांड उठी चारों तरफ से, G23 की कई नेताओं ने किया, तब आपने वोटर लिस्ट दिया कि ये लोग हैं जो वोट देंगे, 9000 के आसपास। तो इनर पार्टी डेमोक्रेसी की बहुत समस्या है, ये नहीं होना चाहिए। किसी डेमोक्रेटिक सेटअप को चलाने के लिए बहुत आवश्यक है। मैं एक बात और कहना चाहूंगा जो कि बीच में चर्चा में आया था और रतन जी ने सवाल उठाया था। रतन जी और शाही जी, मेरा व्यक्तिगत तौर पे ये विश्वास है जी
कि रतन जी ने कहा था 70 नहीं, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 75 साल की एक मोटा मोटी रिटायरिंग एज रखी है पॉलिटिशियंस के लिए देश में, और उन्होंने ऑलमोस्ट सब पे ये लागू किया है। और मैं शाही जी ये व्यक्तिगत तौर पे मानता हूं कि 75 में अर्थात 2024 के इलेक्शन बेशक प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लड़े जाएंगे, क्योंकि तब तक वो 75 के नहीं होंगे, लेकिन 75 में वो स्वयं भी अपने को रिटायर खुद कर लेंगे। देश की जनता नहीं चाहती है, मैं मानता हूं शाही जी की बात, लेकिन निश्चित तौर पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री का पद छोड़ देंगे और किसी और को मौका देंगे, ऐसा देश की जनता का विश्वास है जी। ठीक है, एक सवाल मेरा और था दीक्षित साहब आपसे, भारत जोड़ो यात्रा के जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं, 2024 के लिए प्रधानमंत्री पद की कुर्सी कांग्रेस अपने पास चाह रही है। क्या लगता है ये जो भारत जोड़ो यात्रा है, दक्षिण को साधने की जो एक कवायद में कांग्रेस है, हालांकि देखिए उत्तर में तो कांग्रेस ने अब अपने भारत जोड़ो यात्रा के भी ज्यादा दिन रखे नहीं है, उत्तर प्रदेश में मात्र 2 से 3 दिन का जो भारत जोड़ो यात्रा का कार्यक्रम है वो रहने वाला है, ना हरियाणा में ज्यादा है ना दिल्ली की तरफ ज्यादा है, दक्षिण को पूरे तरीके से साधने का प्रयास है। क्या कांग्रेस ने वाकई ये मान लिया है कि अब दक्षिण ही उनको बचा सकता है? नहीं मुस्कान जी, देखिए ये उनकी अपनी रणनीति का हिस्सा है, क्योंकि दक्षिण भारत में उनका गढ़ रहा है, जो कि भाजपा का गढ़ नहीं रहा है ज्यादातर दक्षिण के राज्यों में। तो एक उनकी स्ट्रेटजी हो सकती है कि दक्षिण भारत में रिवाइवल पहले करो, उत्तर भारत में तो हम लगातार रहते हैं। उत्तर प्रदेश में देखिए कुछ भी होता है तो वहां राहुल जी प्रियंका जी पहुंच जाते हैं, कोई भी घटना होती है तो उनको लगता है कि वहां हमारी प्रेजेंस है और नजदीक है। दक्षिण भारत में रिवाइवल का उनका एक प्लान लगता है, लेकिन आप देखिए दूसरी तरफ भाजपा भी इस समय दक्षिण पर अपना फोकस कर रही है ज्यादा। बिल्कुल। क्यों? क्योंकि उत्तर भारत में लगभग सैचुरेशन की स्थिति आ गई है उनकी, जैसे गुजरात में 25 में 25, आप देखें 26 में 26, राजस्थान में 25 में 25, तो अब इसके ऊपर कहां जाएंगे वो? तो ऐसे में हमें लगता है कि आप देखिए तेलंगाना में जो उनका जोर है, तमिलनाडु में जो जोर है, तो उनको लगता है कि यहां से भी सीट लानी है, क्योंकि जहां जहां सैचुरेशन है किसी भी कारण से वहां कम होता है तो उसकी भरपाई यहां से हो सके। उसी तरह से कांग्रेस का एक प्लान है कि दक्षिण में पहले रिवाइवल करो, और वहां रिवाइवल उनको आसान दिखता है क्योंकि भाजपा से निपटना उनके लिए निश्चित तौर पे अभी कठिन है, क्योंकि नेतृत्व क्षमता में बहुत अंतर है दोनों पार्टियों में, जो वर्तमान नेतृत्व है दोनों पार्टियों का। और दक्षिण में क्षेत्रीय क्षत्रपों से उनकी लड़ाई है, जैसे महाराष्ट्र में शरद पवार से हो सकती है, शिवसेना से हो सकती है, जैसे तमिलनाडु में डीएमके से हो सकती है, एआईडीएमके से हो सकती है। आप जानते हैं लेफ्ट फ्रंट से उनका केरला में है लड़ाई, जो पिछली बार उनका रिवाइवल होने के चांसेस थे, लेकिन राहुल गांधी के नेतृत्व में नहीं हो पाया। अब उसको रिवाइव करने के लिए वो प्रयास कर रहे हैं। देश में ऐसी यात्रा, जनता से जुड़ने का कार्य निश्चित रूप से सराहनीय है। रिजल्ट क्या होगा ये समय बताएगा। बिल्कुल ठीक है। शाही साहब, आखिरी कमेंट आपका पूरे मसले पर। जी मुस्कान जी, देखिए एक भारत जोड़ो यात्रा बहुत एक सराहनीय प्रयास है उनका कांग्रेस के लिए, कांग्रेस के पुनरुत्थान के लिए कोशिश कर रहे हैं राहुल जी अपने नेतृत्व में, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि वो कोशिश उनकी सफल हो पाएगी, क्योंकि उसके पीछे बहुत व्यवधान आ गया। आया करते तो पानी जब खत्म होता था तो उल्टा चलते वो उनका शिकार हो जाता। तो मुझे जहां तक लगता है कि कांग्रेस पार्टी का शिकार करने कांग्रेस पार्टी का शिकार करने निकले हैं, और यात्रा उन्होंने कन्याकुमारी से कश्मीर तक की है, उल्टा चढ़ रहे हैं। तो हमेशा चंद्रशेखर जी की यात्रा रही कश्मीर से कन्याकुमारी की रही, देवरिया से अभी मैंने बताया आपको दिल्ली की यात्रा इनकी फ्लॉप रही है, इनकी यात्रा जो है तेलंगाना की फ्लॉप रही, सरकार चली गई। तो ये भी एक यात्रा है, राहुल गांधी को लॉन्च करने की कोशिश है। और राहुल गांधी जी चौथी पांचवी बार, अब गिनती तो मुझे याद नहीं आ रहा कितनी बार लॉन्च किए गए हैं और कितनी बार लॉन्च किए जाएंगे, लेकिन देश अब ठीक है जो है लीटर में आटा खरीदने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है शाही साहब, राहुल गांधी जी की यात्रा का कोई प्रभाव नहीं पड़ने। तिवारी साहब, मात्र 30 सेकंड में अपना आखिरी कमेंट जल्दी से रखिएगा। 2024 में देश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है। 2024 में ये लिख के रख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी नष्ट नाबूद हो जाएगी और इनका घमंड जनता चकनाचूर कर देगी। जिन्होंने इस देश को, हिंदुस्तान की जनता को झूठ फरेब धोखा दिया है, उसका बदला लेने का सही समय आ चुका है। और राहुल गांधी जी की पदयात्रा से ये लोग बौखला गए हैं।
ठीक है शाहिद साहब, तिवारी जी और दीक्षित साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम चर्चा हमारे साथ करने के लिए। समय समाप्त हो चला है, लेकिन बात सीधी सी ये है कि कांग्रेस इस बार पूरे तरीके से 2024 के चुनावों की तैयारी में लग गई है। हर बार देखा जाता है कि चुनावों से कुछ समय पहले कांग्रेस की तैयारी होती है, लेकिन इस बार भारत जोड़ो यात्रा के जरिए भारत को जोड़ने का प्रयास बीजेपी के खिलाफ किया जा रहा है। और ये जो तमाम तैयारियां कांग्रेस की है, ये 2024 में किस तरीके से कारगर साबित होंगी या बीजेपी दक्षिण में भी अपना वर्चस्व कायम कर पाएगी, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए एएनबी न्यूज़।